जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य या कैंसर प्रदेश में शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत हाल ही में हुई है और यह योजना 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली में लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घर से 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए 56,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को स्नातक शिक्षा तक लागू किया जाएगा, जिसके तहत राशि की परिपक्वता पर कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी की हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अशोक कुमार हाल ही में दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत निजता का अधिकार माना है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने हाल ही में AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट को डेवलप किया है। दोस्तों, राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे रायथन्ना मीकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार ने। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार। मेहासे घर योजना गोवा। अरुणोदय 3.0 योजना असम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार। लाड़ो लक्ष्मी योजना हरियाणा में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर विजय आनंद किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो वो सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सिटी यूनियन बैंक भारत का एक प्रमुख पुराना निजी क्षेत्र का बैंक है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कुंभकोणम तमिलनाडु में इसका मुख्यालय स्थित है। बात हुई है यहाँ पर आरबीआई की। तो आरबीआई भारत का सर्वोच्च केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के तहत हुई थी। ये आप जरूर नोट कर लें। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक को अक्सर मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से 37 तक। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। कुछ प्रमुख बैंकिंग नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं देव दत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख हैं निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के एमडी सीईओ हैं ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं कल्याण कुमार। इंडियन बैंक के सीईओ हैं विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा और पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख हैं स्वरूप कुमार साहा। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में भारत टैक्सी के साथ समझौता किया है। तो इस प्रकार से दिल्ली भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य है पर्यटन और शहरी आवागमन को बढ़ावा देना। भारत टैक्सी क्या है? तो भारत टैक्सी भारत का पहला सरकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है।
यह सेवा टैक्सी ड्राइवरों के स्वामित्व और संचालन पर आधारित है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सस्ती और भरोसेमंद कैब सेवा देना है। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम, जो कि एक वायरस है, को किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन है, जो कि नई दिल्ली में है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? एम्स दिल्ली। दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डेला किस देश में नियुक्त किया गया है? अल्बानिया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पाया गया अजगर अब तक का सबसे लंबा जंगली सर्प घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशियाई अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह मादा रेटिकुलेटेड अजगर इंडोनेशिया के सुलावेसी से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई बताई गई है 7.22 मीटर, लेकिन विशेषज्ञों ने इसकी वास्तविक लंबाई बताई है 7.9 मीटर और इसका कुल वजन 96.5 किलोग्राम है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी आपको याद रखने हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में रामसर स्थल 98 हो गए हैं। तो एशिया का सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश कौन बना है? भारत बना है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और गुजरात के छारी ठाण को भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। और दिसंबर 2025 में राजस्थान की सिली सेड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया गया था। उधवा झील ये झारखंड में है। ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है। तीर्थंगल और सक्कारा कोट्टाई तमिलनाडु में है। ये वहाँ के रामसर स्थल बने हैं। और खेचियो पलरी जो कि सिक्किम में है, ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल बना है। हाल ही में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित स्थानों के मामले में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों, अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित स्थानों के मामले में भारत मुख्य भूमि चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। लीड क्या है, यानी लीड का मतलब क्या है? तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन है और इसे US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा विकसित किया गया है। और लीड प्रमाणित भवन का अर्थ या लीड प्रमाणित स्थान का अर्थ ये होता है कि ऐसा भवन या ऐसा कैंपस जो पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली मानकों को पूरा करता हो। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्थल चुना है? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4। यानी चंद्रयान 4 मिशन कहाँ उतरेगा, इसके लिए इसरो ने स्थान खोज लिया है और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजा गया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मॉन्स मोटन क्षेत्र में स्थित MM4 साइट को सबसे सुरक्षित लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है, यानी कि यहां पर यह मिशन उतारा जाएगा। यह स्थान लगभग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जहां 10 से 12 दिनों तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा
और इस मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर वापस लाए जाएंगे, यानी कि चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को लाया जाएगा। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। PSLV C11 से इसको लॉन्च किया गया था, यानी इस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का मानचित्रण और खनिजों का अध्ययन करना। इसमें एक विशेष उपलब्धि हासिल हुई थी, चंद्रमा पर जल अणुओं के प्रमाण खोजे गए थे इस मिशन के तहत। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को और इसको GSLV M के थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसका परिणाम ये था कि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल नहीं हुआ, लेकिन ऑर्बिटर काम कर रहा है। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2023 में 14 जुलाई को और इसे LVM-3 से लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो इसने सफल लैंडिंग की थी। इस प्रकार से भारत दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना था। कुछ इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करते हैं। तो इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोला जाता है। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन था? आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला भारतीय रॉकेट कौन है? SLV-3। और भारत का पहला निजी रॉकेट कौन है? विक्रम S। भारत का पहला मंगलयान 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मंगलयान 2 मिशन 2030 में लॉन्च किया जाएगा। भारत ने 2023 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला समर्पित मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था। 2026 में इसरो का 12 जनवरी को लॉन्च किया गया PSLV C62 मिशन असफल रहा है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रगीत कितनी देर तक बजेगा या गाया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 190 सेकेंड। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम और राष्ट्रगान यानी जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। ये गाइडलाइन जारी की है केंद्र सरकार ने। सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। केंद्र सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी मना रही है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो जो नया प्रोटोकॉल आया है इसके तहत क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए या बजाए जाएंगे, यानी कि जो वंदे मातरम है उसके जो 6 पैरा हैं वो पूरे बजाए या गाए जाएंगे। इसकी समय अवधि कितनी होगी? 3 मिनट 10 सेकेंड यानी 190 सेकेंड। राष्ट्रगान की तरह जब ये बजेगा तो लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। तो ये नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। और कब कब गाया जाएगा राष्ट्रगीत इसको भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री में, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। तो ये हैं दोस्तों नई गाइडलाइंस। अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1876 में की थी। इसे सबसे पहले 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को AI निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने
या न्यायालय के आदेश मिलने के कितने समय बाद हटाना होगा? तो 3 घंटे के बाद हटाना होगा। यानी कि अगर कोई ऐसी सामग्री प्राप्त होती है सोशल मीडिया पर जो कि डीप फेक है, यानी कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बनाया गया है, तो इसमें अगर सरकार कोई आदेश देती है या फिर न्यायालय कोई आदेश देता है, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको 3 घंटे के अंदर उसको हटाना होगा। ठीक है, तो ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शेरपा बैठक कहां आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने की है। आपको याद रखना है कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में होना है, तो इसी को लेकर के ये बैठकें आयोजित की जा रही हैं। और बात करें अगर हम ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो पहला सम्मेलन था ये रूस के एकातेरिनबर्ग में 2009 में हुआ था। इसके मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 10: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, ये पॉइंट आप नोट कर लें। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में होगा, जिसकी थीम होगी लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्राची गायकवाड़ ने एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। तो नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्राची ने जूनियर वर्ग के फाइनल में टॉमिरिस अमानोवा को हराया है। सीनियर वर्ग में आकृति दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। सीनियर वर्ग में अंजुम मौदगिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में भारत 39 गोल्ड, 15 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप पर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर लूसेंट जीके फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए FEV 600 कूपन कोड यूज करना है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसके साथ फ्री में मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट और 12 महीने का मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करना है अगर आपको, तो रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपको 3-4 चीजें एक साथ मिलेंगी। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है 12 months 100, तो आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, तो इसको भी आप इसी कूपन कोड के साथ प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, और यानी जीके की ये टेस्ट सीरीज है। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 45वां। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की है? MP। दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ वडी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास शुरू किया है? अमेरिका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
किस राज्य की विधानसभा में नेवा को लॉन्च किया है? तो बिहार। डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? नीदरलैंड। थान्या नाथनसी किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? केरल। भारत ने किस देश की सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे हैं? नेपाल। बायोफेट 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है? भारत। और विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी। और ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 2025 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट्स में एम्स नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 6वां। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विरासत स्थल डिस्कस करेंगे। एलिफेंटा, एलोरा और अजंता, इन गुफाओं को घोषित किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर एमपी में। भीमबेटका गुफा एमपी में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी यूपी में। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो ये सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था महाराष्ट्र, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महाराष्ट्र बताया हुआ है। आज आपको बताना है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। और आपको ई बुक वाले सेक्शन पर ये सभी ई बुक मिल जाएंगी जो कि जीके जीएस की ई बुक हैं, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपके हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं।